हेलो एवरीवन। चलिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि मैं पर डे आप लोग को अपडेट करूंगा एक एक क्वेश्चंस एक एक चैप्टर का। तो आज मैं लेके आया हूँ, पहला चैप्टर है जो आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने सोचा पहले यहाँ से मैं शुरू करूँ क्योंकि इसका 2-3 पार्ट बनेगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन टर्म और वो जो टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही आपके सिलेबस में तो बहुत काट दिया है, बट कोशिश करूँगा मैं मैक्सिमम चीज़ को अपडेट करने का। तो चलिए, दीज आर दी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। प्रोबेबल क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि या तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि देखिए इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद, पढ़ाने के बाद हमें भी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे हमने भी बहुत तरह का देखा है कि किस तरह का क्वेश्चन कब पूछ सकता है। तो अब चूँकि क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने को रहते हैं, तो पहले आप सारा का सारा थ्योरी जितना भी है, जितना भी फार्मूला है उसको क्लियर कीजिए और मेरे साथ कम से कम इतना क्वेश्चन ज़रूर कीजिए और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसको कीजिए। तो आई थिंक कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस है कि 90% से प्लस क्वेश्चन आप बना के आइएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स, ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, कि कौन सा रिएक्शन होता है। तो याद रखिएगा, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वैसा रिएक्शन जो किस में होता है, प्लांट्स में। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। ग्रीन केमिस्ट्री का ये मतलब नहीं कि वो पोल्यूशन से फ्री होना चाहिए या हजार्डस रिएक्शन जहाँ पे ना हो, वैसा नहीं। वो ये रिएक्शन है जो किस में होता है, प्लांट्स में। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हट के है, लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो क्वेश्चन गलती होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये मेटल ऑक्साइड है, इज़ रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, उसको हमने रिड्यूस कर दिया हीट करके, इन स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ उसको मैंने हीट किया, तब देखा गया इट इज़ फाउंड दैट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड का इतना ग्राम था, हैव इल्डेड 1.05 ग्राम ऑफ मेटल, यानी कि इसमें जो बचा वो क्या था, ऑक्सीजन जो निकल गया। तो सबसे पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, या तो उसमें हमको एटॉमिक मास पूछा है या क्या पूछा है, इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो ये हम क्लासेस में बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं इक्विवेलेंट मास में। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक रफ इक्वेशन लिखो। तो रफ इक्वेशन में क्या था, मेटल ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, क्या बना, मेटल। और ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लिया होगा, तो क्या कहाँ चला गया होगा, H2 में। क्लियर है। एक रफ इक्वेशन लिख दो, ऐसा नहीं कि आपको बैलेंस लिखना है, कुछ भी लिखना है, एक रफ इक्वेशन लिखो। रफ इक्वेशन लिखने के बाद आपको पता चला कि डाटा में दिया था इसका 3.15, मेटल का दे रखा है 1.05। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो हमने आपको पढ़ा रखा है या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्या कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर। यानी जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मेटल ऑक्साइड का, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल का, और उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2 का। फिर से सुनोगे, सारे कंपोनेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होता है। यही प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। क्या हमने किया, जो डाटा दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमने क्या किया कि जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड का, उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का। क्लियर है ये सब लोग, बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के टर्म में कैसे सीखे हो, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड था, तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या था, मेटल का, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हमको यहाँ पे दे रखा था वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना, 3.05। यहाँ से देखो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड एक्चुअल में दो चीज से मिलके बना है, एक है यहाँ पे मेटल का टर्म और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है कितना, 8। इस स्टेप को समझिएगा, इस स्टेप को फिर से देखिए, फिर से देखिएगा इस स्टेप को। हमने क्या कहा, यहाँ देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को हमने इस टर्म में तोड़ दिया। गौर से देखना, ये एक्चुअल में इसमें दो चीज़ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल।
यहाँ पे वेट ऑफ मेटल हमको दिया होता है 1.05, दिस इज इक्वल टू है 1.05 वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमको निकालना है। ठीक, अब बस कुछ नहीं था, एक इक्वेशन एक कानून हमने क्या किया, ये इक्विवेलेंट वेट को हमने एक तरफ ले लिया, इसको मतलब इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा आ गया, इसको काटोगे 1 इधर ला करके माइनस कर दिए, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया कितना 4। इजी कैलकुलेशन डायरेक्ट कट जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपको देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा, होता क्या है ना कि वहाँ पे जा कर के दिमाग काम नहीं करता। तो सबसे पहले हर टाइप्स का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक बना लेना एक अनदर थिंग्स है, बट होता है ना कि हम किस तरह से रिवीजन करें ताकि मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से रिवाइज कर जाओ कि टोटल कंसेप्ट देखो, एक होता है खुद से बनाना, एक होता है सॉल्यूशन देख के बना लेना, और एक होता है कोई आपको डिस्कशन करा दे। तो दिस इज़ द मेन थिंग। सुनो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोचिंग वर्ल्ड जिसको जानते हो, ये कोचिंग वर्ल्ड इसी चीज़ पे है। ये लास्ट टाइम में यही चीज़ होता है जो आप सुनते हो, रैंकर्स बैच और बुल्स आई, ये सब जो नाम सुनते हो आप लोग, ये यही चीज़ होता है रैंकर्स बैच में, कि आपको क्या है कि उस कंसेप्ट से एक ऐसा क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन कराएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, और जब क्वेश्चन छूटेगा नहीं तो आपको आपके रैंक आएंगे। तो इसी तरह से तैयारी किया जाता है। तो चलिए एक बार इसको फिर से आप देखेंगे, हमने क्या बोला, यहाँ देखो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले एक रफ इक्वेशन लिखो, और जो जो डाटा दिया है उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बराबर, यानी यहाँ पे जितना मेटल ऑक्साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतना ही किसका, मेटल का। अब जिस टर्म में दिया उस टर्म में हमने पुट कर दिया, आ गया मेरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखते हैं, कहता है assuming full decomposition, कहता है पूरी तरह से टूट रहा है। The volume of CO2 released at STP on heating 9.85 है ये of barium carbonate। गौर से देखो तो कहता है 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट को जब हम पूरी तरह से हीट करके डिकम्पोज कर दिए तब कितना मेरा CO2 निकलेगा, कहाँ पे, NTP पे। चलो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब ये चूंकि स्टिचियोमेट्री का क्वेश्चन है तो स्टिचियोमेट्री में आपको बैलेंस इक्वेशन जानना पड़ेगा। तो मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, तो हम जनरली कह रहे हैं, हम कोई एक्सेप्शन नहीं ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है। यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इसका मोलर रेशियो चेक करो, इसके 1 मोल से ये कितना मिला, 1 मोल, यानी इसका मोल का अगर मास निकालोगे तो कितना आएगा 197। इसका मतलब ये 197 ग्राम से 1 मोल CO2 यानी 22.4 लीटर। क्लियर है, यानी 197 से 22.4 लीटर हमको दिया हुआ था 9.85 ग्राम, आगे इससे आंसर 1.12 लीटर। क्लियर है ये कंसेप्ट। सबसे पहला काम फिर से सुनो, सबसे पहला काम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, उसका मोलर रिलेशन देख लो। ठीक है, मान लो यहाँ 2 मोल आता तो कितना होता है 2 × 22.4 होता, लेकिन यहाँ मोल कितना है 1, कितना मोल है 1। तो चूंकि 197 से इतना लीटर तो 9.85 से कितना लीटर हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें देखो वेपर डेंसिटी हम लोग को पढ़ना है, ये एनसीईआरटी का भी सिलेबस कहता है। बट वेपर डेंसिटी में को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, कहाँ पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये डेफिनेशन है। लेकिन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ये कहीं दिया हुआ नहीं रहता, तो इसको आज याद कर लो, क्योंकि कुछ देखो कुछ एक डाटा जो एनसीईआरटी दिया है और डाटा भले नहीं दिया, लेकिन उसको जब डिस्कस किया है तो याद एक आध डाटा रख लो। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ये याद रखना 9 × 10⁻⁻5 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर को ही देखो सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहता है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, दोनों सेम चीज़ है। तो 9 × 10⁻5 ग्राम पर मिलीलीटर, इस डाटा को लिख के याद कीजिएगा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, हमको दिया हुआ डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, पूछा है कि इसका वेपर डेंसिटी कितना होगा, यानी वेपर डेंसिटी एयर का कितना होगा। बोलो वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी उस गैस का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अब गौर से देखो, डेंसिटी हमको दिया हुआ था, हमको हाइड्रोजन का डेंसिटी याद रखना है 9 × 10⁻⁻5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो कट गया, कट के कितना आ गया 14.3। क्लियर है कंसेप्ट? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ एनसीईआरटी एक बॉर्डर लाइन फिक्स कर देता है ना, तो चूँकि कॉमन चीज़ है, कभी कभी ना ये आज से 20 साल पहले 25 साल पहले आईआईटी की स्क्रीनिंग वगैरह में सब क्वेश्चन डाला जाता था। तो काइंडली उस तरह के क्वेश्चंस को ना कहता नहीं, कुछ चीज़ को मॉकअप भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए कि हमको इतना ही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है वेपर डेंसिटी का उसमें डेफिनेशन है, तो हमने भी वहीं से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एम ग्राम, इसको क्लियर कीजिएगा, एम ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन वेपोराइजेस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 5.6 लीटर एट एनटीपी। तो कहता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है आपको कि 5.6 लीटर एम ग्राम से एक मोल में कितना होगा। एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 5.6 से अगर एम ग्राम है तो 22.4 से कितना हो जाएगा 4m। हो गया आंसर, यानी इसका मोलर मास कितना हो गया 4m। फिर से सुन लो, क्वेश्चन दिया था 5.6 लीटर लिबरेट होता था एम ग्राम से, और हमको पता है एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है एनटीपी पे 22.4, तो 22.4 के लिए कितना मास हो जाएगा 4m। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है इफ मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आर, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया उस कंपाउंड का कितना 256 सल्फर का, और उसका एटॉमिक मास इतना दिया हुआ है। तो पूछा इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मान लो एटॉमिसिटी n, तो फार्मूला क्या हो जाएगा Sn होगा। सल्फर का 32 इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा, तो n बराबर कितना आ गया 8। क्लियर है? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है एटॉमिसिटी का। अब आइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि इंसुलिन का पूछा था, वो भी अभी हम आपको साइड में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कहता है, An organic compound on analysis was found to contain 0.032% of sulfur, 0.032% of sulfur। तो इसको पहले समझो, परसेंटेज मतलब कितना 100, यानी अगर 100 टोटल मास होगा तो उसमें सल्फर कितना होगा 0.032, 0.032 मतलब 100 ग्राम होगा, तो ये सल्फर होगा 32 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्लियर है? अब इसी कहता है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 सल्फर ऑफ एटम। देखो 2 सल्फर कंटेन कर रहा है, यानी सल्फर वहां पे कितना हो गया 64। तो सिंपल सा है, एक बात बताओ, अभी अभी हमने सिखाया कि सल्फर परसेंटेज का मतलब कितना 100 में, यानी 100 ग्राम अगर कंपाउंड है तो सल्फर कितना था 0.032 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, हमको कहा था 2 सल्फर एटम यानी कि 64 है, तो 64 ग्राम सल्फर कितने में होगा। देखो फिर से परसेंटेज कहा था, यानी इतना ग्राम है 100 में, तो 64 ग्राम कितना में आ गया आंसर। कुछ नहीं होता क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद एम्स का है। देखो इसको समझोगे, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि कोई एक कंपाउंड इंसुलिन है, इंसुलिन का से 4% है सल्फर, इंसुलिन में 4% क्या है सल्फर। तो पूछा था आपसे कि इसका मोलर मास क्या होगा, इसका मोलर मास क्या होगा, निकाल सकते हो। अब वो कहा था उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर होता है, यानी देखो मेरी बात समझना, 4% में कितना सल्फर है 1, यानी 4% इज इक्विवेलेंट टू कितना 32। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। हो गया आंसर। ये 4 से कट गया यानी 400। हो गया आंसर। समझ में आया क्या मैंने कहा। तो क्वेश्चन था कि इंसुलिन में, अब मुझे एक्यूरेट डाटा याद नहीं है बट इसी तरह का क्वेश्चन था कि इंसुलिन में 4% सल्फर है और एक इंसुलिन में 1 सल्फर है। कोई कंपाउंड था या इंसुलिन था जो भी था, उसमें 1 सल्फर है। तो 4% बराबर कितना सल्फर है 1, यानी 4% कितने के बराबर 32 के बराबर। तो 100% कितना 400 के बराबर। हो गया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको गलती नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहता है
एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का 27 है, इसकी वैलेंसी है 3, तो पूछा वेपर डेंसिटी ऑफ वोलाटाइल क्लोराइड कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको, ऐसे क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वहाँ पे जाके आपसे गलती हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आंसर तो लिख रखा है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखो। देखो वैलेंसी कहा कितना, 3, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट m है मेरा 3, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। अब बोलो इसका फार्मूला कैसे लिखो, क्लोरीन का वैलेंसी 1, इसका 3, कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसका फार्मूला आ गया MCl3। मॉलिक्यूलर मास आ गया तो हम इसका मोलर मास निकालते हैं। m का मास कितना है 27, क्लोरीन कितना है 35.3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसका मोलर मास आ गया कितना 133.5 mu। अब एक बात बताओ आप ही लोग, वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, किसी का भी मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना गया 66.75। क्लियर है ये चीज़। तो एक बात मैं बताऊं, कंसेप्ट को ढंग से समझो, क्वेश्चन में दम नहीं होता। आप लोग वहाँ जाके हड़बड़ा जाते हो और बाद में जब वही एनालाइजेशन करते हो आप लोग कि उफ इतना आसान था, हमसे नहीं बना, तो वो केवल है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जितना चीज़ करवा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ करवा रहा हूँ, काइंडली खुद बनाओ, औरों के साथ भी शेयर करो, काइंडली शेयर करो। और जितना क्वेश्चन बैंक बना सकते हो, जितना आप मॉडल सेट पेपर अभी बना सकते हो, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, दम दो, छोड़ो नहीं। मैंने जैसे कहा था आपको, एक बार मेरे उस वीडियो को जाके देखना है, देखिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट के लिए मोटिवेशन मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जाके देखिए। उसमें मैंने डेली का आपका एक रूटीन दिया है कि एक आप मॉडल कोई भी मॉक टेस्ट हो या एक सेट बनाओ, और उस जो आपका क्वेश्चन नहीं बना, जैसे मान लो 50 क्वेश्चन आपका नहीं बना या गलती हुआ दोनों मिला के, इस 50 क्वेश्चन के पीछे अगर आपको 4 घंटा भी लगता है तो दीजिए, क्योंकि यही 50 क्वेश्चन जो होगा ये आपको गलत हुआ होगा या नहीं बना होगा। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए नया है। अभी भी अगर आप करोगे तो अभी भी आपके पास 70 दिन है। कितने मिले 3500 क्वेश्चन में आपका ज़िंदगी बदल सकता है। सो काइंडली डू इट एनी हाउ, करिए। कोरोना ख़त्म होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, नो एनीवन नोज, किसी को नहीं पता है कल क्या होगा, बट ये आपको करना है अगर आपको कुछ करना है तो। चलिए आगे बढ़ते। कहता है एट NTP 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ वॉल्यूम इन लीटर। NTP पे 1 ग्राम हाइड्रोजन का बताया। एक बात बताओ, मोलर मास चूंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है H2, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 2 ग्राम, यानी हमको पता है कि 2 ग्राम का मास, अब चूंकि ये मोलर मास है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। क्लियर है ये चीज़। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन लोग गलती कर देते हैं। देखो वहाँ पे ना छोटा ही क्वेश्चन आपसे गलती होता है, लोग कितना भी हवाबाजी मार ले, वहाँ जाके आपसे अगर कॉमन एरर होगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। जिनका कॉमन एरर नहीं होता है वो सिलेक्शन होते हैं, और जिनका कॉमन एरर के साथ साथ कुछ एक अच्छा क्वेश्चन सही हो जाता है उनका रैंक आता है। बस यही अंतर होता है। फिर से मेरी बात सुनो, कॉमन क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन अगर आपका बिल्कुल सही रहेगा, 80% तक अगर आप जाइएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक अच्छा क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपको रैंक मिल जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मांगा है किसमें 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। आप बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमको निकालना है प्रोटॉन और दिया हुआ है उस मास ऑफ कंपाउंड। तो एक काम करोगे, सबसे पहले मोल सोचोगे, मोल के बाद मॉलिक्यूल सोचोगे, और तब मॉलिक्यूल में चूंकि अंदर में एटम रहता है तब हम क्या सोचेंगे प्रोटॉन। ठीक है, चलो देखो कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम मोल निकाले, मेरे पास 10 ग्राम दिया था यानी 1/10 मोल हो गया। अब 1 मोल में चूंकि इतना एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल होता है उससे गुना कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया। अब सोचो मेरे साथ, एक प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है एक मॉलिक्यूल में। प्रोटॉन निकालना है किसमें, एक मॉलिक्यूल किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन किसके बराबर होता है,
प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, और ऑक्सीजन है कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये चीज़ क्लियर है। चलो फिर से सोचोगे एक बार मेरे साथ। प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और ऑक्सीजन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल कितना हो गया 50 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो आप कोर्स बताओ, जब एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया मेरा आंसर। ये कंसेप्ट समझ में आया। चलो फिर से देखो, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले मोल निकालो। मोल से कहाँ जाओ, मॉलिक्यूल में। अब हमको मॉलिक्यूल जब निकाल लिए तो एटम नजर आने लगा, और हमको पता है कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, हर एटम के एटॉमिक नंबर के। हमने प्रोटॉन निकाल दिया, एक मॉलिक्यूल में इतना प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मास ऑफ एन एटम, वो भी निकालना किसमें, ग्राम में। देखो यहीं पे एमयू का कंसेप्ट आता है। बड़े अच्छे अच्छे लोग को देखा मैंने कंफ्यूज होते हुए इसमें। देखो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12। एटॉमिक मास मतलब कितना एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास है कितना 12। फिर सुनिएगा 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम का मास है कितना 12। तो एक एटम का मास कितना होगा 12 बाई अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर जब ऊपर जाता है तो आपको याद होगा 1.66 इंटू 10⁻24। ये चूंकि ग्राम में आ रहा है। अब बताओ इसी को हम क्या कहते थे, एक एमयू यानी 12 एमयू कहो, या इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गौर से देखो तो 1.66 से, तो तकरीबन ये कितना आ जाएगा 1.99 के आसपास। ये तकरीबन आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23। ये क्लियर है कंसेप्ट। अरे 12 को 1.6 से गुना करो तो 19.9 होगा ना, तो यहाँ से एक माइनस हटा दिए, कितना हो गया 10 का पावर -23। तो ये देखो, अब आपको आंसर किस टर्म में लिखा हुआ है, इस टर्म में या इस टर्म में। तो इसको बहुत छोटा सा चीज़ है। फिर से देखो, एटॉमिक मास मतलब इतना एटम का मास कितना था 12, तो एक एटम का मास, इससे डिवाइड कर दी। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है या एमयू दे रखा है। अगर ग्राम दिया रहेगा तो ये वाला जो ये आंसर है, लेकिन एमयू दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि ये किसके बराबर होता है, एक एमयू के बराबर। तो 12 एमयू एक एटम का मास होता है। देखो कंसेप्ट यही क्लियर करो। जैसे एमयू में जो यहाँ देखो एटॉमिक मास था कितना 12, तो 12 ग्राम, ये जो 12 ग्राम है दैट इज द मास ऑफ दैट मच एटम। अब अवोगाड्रो नंबर के बराबर जितना एटम होगा उसका मास है 12 ग्राम, लेकिन एक एटम का मास कितना है 12 एमयू। यही चीज समझना है। देखो वही जब ग्राम में लिखा हुआ था तो एक मोल एटम, और एमयू में लिखा हुआ है तो एक एटम। मेरी बात को समझो, नहीं तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, कंसेप्ट को क्लियर करो। चलो अगला क्वेश्चन उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नंबर ऑफ ग्राम ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4 10H2O। एक बात बताओ, ये ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है। देखो नंबर ऑफ ग्राम ऑक्सीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, मतलब जितना मोल पहले निकाल लो ऑक्सीजन का, फिर सुने मोल ऑक्सीजन का निकाल लो, उस टोटल में इतना मास में कितना है ऑक्सीजन का मोल कितना है, और उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ जाए। फिर से सुनोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोला, नंबर ऑफ ग्राम ऑक्सीजन बोला, यानी कि आपको मोल ऑक्सीजन का निकाल लेना है और उसके मास से उसको गुना कर देना है, तो कितने से आ जाएगा ग्राम में। चलो समझो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोल उस कंपाउंड का निकाला, आया 1/10 मोल्स। अब गौर से देखो, इसके फार्मूला को जब देखो तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 10 और 4 14 14 है, यानी एक मोल अगर हम इसका लेंगे तो ऑक्सीजन वहां पे कितना होगा 14 मोल्स। एक मोल लेंगे तो 14 मोल्स, अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो 14 ऑक्सीजन एटम। मेरी बात को सुनो, एक मॉलिक्यूल लेंगे तो
14 ऑक्सीजन एटम, और 1 मोल लिए हैं तो 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो, तो हमने यहां पे मोल्स था Na2SO4 का इंटू 10S2। अब कहता है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिए इस 1/10 को, हमको ऑक्सीजन का मोल आ गया। ऑक्सीजन का मास कितना? 16। कितना होता है? 16। हमने 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आ गया कि टोटल क्या हमको मिल गया? ग्राम ऑक्सीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। इस क्वेश्चन को आप जितना बार मेरा स्टेटमेंट सुन के अगर समझ सकते हो तो काइंडली समझो, क्यों? देखो, ये सब चीज़ को जितना पहले क्लियर कर लो दैट्स ओके। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये मोल का जो चैप्टर है, जो सम बेसिक कंसेप्ट है, इसको मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा, टाइट्रेशन का भी पार्ट आना बाकी है, तो 3 पार्ट में इसे मैं बनाऊंगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और मैं फर्दर इसका पार्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। और इसके बाद अभी जितना भी मेन चैप्टर है, जैसे पीरियड टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, इसको मैं कर लूँ। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे मैं सारा चैप्टर अपडेट कर दूंगा। अभी हमारे पास समय है, दिस इज द टुडे इज 10th मई, तो मेरे पास अभी अच्छा खासा समय है। मैं आपको जून लास्ट तक सारा का सारा मैं अपडेट कर दूंगा। टोटल कहता है ना मुंह में दांत कितना? 32, तो 32 ही चैप्टर हैं आपके। तो मैं अगर डेली भी नहीं, अगर एक दिन भी अगर 2 चैप्टर हो जाता है, मतलब 2 दिन में 1 चैप्टर अगर हो जाता है, तो भी मुझे 60-64 डेज लगेंगे। तो बस एनी हाउ इसे हमें कर लेना है। ओके, तो उतना दिन हम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए जहाँ। और ये जो चैप्टर, ये बड़ा हर्डल वाला चैप्टर है, तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, खुद तो मेहनत कीजिए, दूसरों को भी कहिए कि वो इससे जुड़े, इससे काइंडली जुड़े। अभी मैं आप ही लोग पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, जितने भी बच्चे एग्जामिनी हैं नीट और जेई के लिए, तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिए और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।